हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं। इसमें नीति शास्त्र में कुछ प्रश्न उत्तर है, उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमेशा ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आवश्यक है इसको समझने के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक नागरिक के लिए, हर लोगों के लिए, व्यक्ति मात्र के लिए इस तरह की बात समझ में आनी चाहिए, समझनी चाहिए सबको। सो हम लोग चर्चा करेंगे उसी तरह के प्रश्न का नीति शास्त्र में प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न है कि नैतिक प्रत्यय के रूप में उचित एवं अनुचित की व्याख्या करें। उचित किसको कहते हैं, अनुचित किसको कहते हैं, इसकी व्याख्या करने के लिए प्रश्न है। एक्सप्लेन राइट एंड रॉन्ग एज मोरल कॉन्सेप्ट्स। मोरल कॉन्सेप्ट के रूप में राइट और रॉन्ग का क्या अर्थ है, हम कैसे कहेंगे कि ये गलत है या सही है, क्या उचित है क्या अनुचित है, इन प्रश्नों का जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो राइट शब्द, राइट और रॉन्ग की बात है यहाँ पे। तो राइट शब्द जो है वो लैटिन का रेक्टस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, डिराइव हुआ है। रेक्टस जो है इसका मीनिंग जो होता है स्ट्रेट वे में होता है, ऋतु अथवा नियम के अनुकूल। रेक्टस का अर्थ किसी नियम के अनुकूल होता है, जैसे नियम कह रहा है वैसे उसी के अनुकूल, उसी के साथ साथ चलने को राइट कहते हैं। और रॉन्ग इसका हो गया उल्टा, यानी जो राइट नहीं हो वो रॉन्ग। रॉन्ग जो है इसका अर्थ है वक्र या प्रतिकूल, यानी उल्टा। जो भी अनजस्टिस होता है, अनजस्ट एक्शन कहते हैं, जो कि न्यायपूर्ण एक्शन नहीं हो, यानी सही एक्शन या कर्म नहीं हो, उसको अनुचित कहेंगे। किसी नियम के, इसका अर्थ क्या हो गया आप समझेंगे, किसी नियम के अनुकूल या प्रतिकूल रहने पर हम किसी सिद्धांत या व्यवहार को सत्य कहते हैं, यानी राइट कहते हैं, यानी उचित कहते हैं अगर अनुकूल है तो, अथवा प्रतिकूल है तो उसको असत्य कहते हैं, रॉन्ग कहते हैं या अनुचित कहते हैं। सत्य या उचित जो है, इसके द्वारा अगर हम काम करते हैं, सत्य काम करते हैं, उचित काम करते हैं, तो इससे शुभ की प्राप्ति होती है। और असत्य अथवा अनुचित कार्य करते हैं तो इससे अशुभ की प्राप्ति होती है। अशुभ का मतलब एविल हो गया, यहाँ पे दुष्टता की प्राप्ति होती है। नैतिक नियमों को मापदंड मानकर, अब यहाँ पर था कि एक सही रास्ते पर चलना, एक नियमबद्ध रास्ते पर चलना। तो नियम जो है नीति शास्त्र में वही कहा गया है कि जिस समाज में आप रहते हैं वहाँ पर जो नियम लागू है उस नियम के अनुकूल। जैसे कि हम राजनीतिक इकाई के रूप में माने कि हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश का जो संविधान है, जो कानून है, उस कानून के अनुकूल हमको चलना होगा। अगर हम चलते हैं तो हम अनुकूल रास्ते पर चल रहे हैं, उस कानून के आधार पर चल रहे हैं, तो हम उचित कार्य कर रहे हैं। और अगर कानून के अपोजिट कोई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम प्रतिकूल काम कर रहे हैं, हम अनुचित कार्य कर रहे हैं, और उससे दुष्टता होगी, एविल होगा, और फिर हमको दंड भी दिया जाएगा। तो यही कहा गया कि नैतिक नियम जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है, उनको पालन करके, मान करके ही किसी आचरण को हम उचित कहते हैं अथवा अनुचित घोषित किया जाता है। तो एक उचित अनुचित घोषणा करने के लिए कि कोई कार्य उचित है या अनुचित है, इसके लिए एक नैतिक नियम की, नैतिक मापदंड की आवश्यकता होती है। ये नैतिक नियम जो होते हैं ये देश, काल और पात्र के अनुसार बदलते रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि नैतिक नियम सबके लिए, हर जगह के लिए एक समान नहीं होता है। हम लोग देखें, इसको पहले वीडियो में समझे हैं कि नैतिक नियम हर एक समाज का अलग अलग होता है, हर समय अलग अलग रहता है, युग युग में परिवर्तन होते रहता है। तो युगों युगों में जो परिवर्तन हुआ तो वही नियम उसी की तरह जस्ट लागू नहीं होगा, ये परिवर्तनशील है। तो जिस समय जो परिस्थिति कहता है वो नियम, उस नियम के अनुकूल उचित और अनुचित का अर्थ बदल जाता है। किसी देश में कोई कार्य उचित है तो किसी अन्य देश में वही कार्य अनुचित हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया ये कि देश के अनुसार, काल के अनुसार अथवा पात्र के अनुसार ये परिवर्तनशील है, बदलने वाला है। सत और असत यानी उचित और अनुचित
अथवा ये जो है शुभ और अशुभ कर्मों से संबद्ध है। हम कर्मों से इसको जोड़ करके उचित और अनुचित समझते हैं। सिजविक के अनुसार, सिजविक ने इसके बारे में क्या कहा? सिजविक कहते हैं कि राइट की भी दो कोटियां हैं, दो प्रकार है। एक, अगर सही काम भी कर रहे हैं तो वो दो तरह के काम हो सकते हैं। एक हो सकता है सब्जेक्टिव और एक हो सकता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को आत्मनिष्ठ कहते हैं और ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ कहते हैं। ये क्या है? आत्मनिष्ठ का मतलब हुआ कि हम अपने आत्मा में, हम खुद में उसको डिसाइड कर लेते हैं कि ये कर्म हमने अपने समझ से, हर व्यक्ति चूँकि अपने ही समझ से काम करता है तो हर एक व्यक्ति का डिसीजन आत्मनिष्ठ होता है। तो हम अपने आधार पर, अपने समझ से वो कर्म किए और वो हमको उचित या अनुचित हो सकता है हमारे लिए, लेकिन हम उसको उचित ही कार्य उसको शो करते हैं कि हमने उचित काम किया है। तो इस तरह की घटनाएं जो कर्म होते हैं और डिसीजन मेकिंग वाली बात, तो वो आत्मनिष्ठ निर्णय वाली बात हो गई। एक होता है कि वस्तुनिष्ठ, जो काम हमको उचित लगता है वही काम अन्य सबको भी उचित लगता है, तो वो वस्तुनिष्ठ सत्य हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ उचित हो जाएगा, वो उस तरह के कार्य हो जाएगा। राइट कार्य यानी सही कार्य जो है वो सबके लिए अलग हो सकता है, किसी एक के लिए अलग हो सकता है। अगर हर व्यक्ति के लिए वो कार्य अलग अलग है तो वो आत्मनिष्ठ टाइप का, आत्मनिष्ठ निर्णय टाइप का वो उचित कार्य अनुचित कार्य हो सकता है। वो यानी उचित कार्य के बारे में कहा रहा है तो आत्मनिष्ठ उचित हुआ, वो राइट हुआ, यानी सब्जेक्टिव राइट हुआ। और अगर सबके लिए वही स्वयं क्रिया, स्वयं जो कर्म है वो उचित प्रतीत लगता हो, सबको लगे कि नहीं ये ठीक है, तो वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो। तो हमको आत्मनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ की ओर अग्रसर जो है होना चाहिए, आगे बढ़ने की प्रयास करना चाहिए, एक से अनेक होने की बात करनी चाहिए, सबको स्वीकार्य हो ऐसे कर्म करने चाहिए। वस्तुनिष्ठ सत्य जो है, यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है कि अपने अनुसार सत्य जो है आत्मनिष्ठ सत्य है। सबके अनुसार, अपने अनुसार आत्मनिष्ठ सत्य होता है। जो दूसरों के अनुसार भी सत्य हो तो उसे वस्तुनिष्ठ सत्य कहते हैं। वस्तुनिष्ठ सत्य जो है व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। वस्तुनिष्ठ सत्य जो है वो हर व्यक्ति के लिए सत्य ही होता है। इसमें कर्म का जो है परिणाम सत्य हो जाता है। अगर सत्य कर्म किए और सबके लिए सत्य है, वो वस्तुनिष्ठ सत्य है, तो सबके लिए वो सत्य होता है। लेकिन एसजीवी का कहना है, यही बात ग्रीन क्या कहते हैं, ग्रीन थोड़ा सा अलग टाइप का बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि प्रयोजन की अच्छाई और बुराई के परिणाम सत्य पर निर्भर है, कि हमारा प्रयोजन क्या है, प्रयोजन का जो अच्छाई है बुराई, हम कैसे अच्छे प्रयोजन से काम कर रहे हैं कि बुरे प्रयोजन से, यानी कारण उद्देश्य, इसको देखिए आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, उसी उद्देश्य से वो परिणाम उत्पन्न होता है और सत्य असत्य पर निर्भर करता है। इसलिए आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ का भेद नहीं किया जा सकता, ये ग्रीन का कहना है। ग्रीन का ये कहना आत्मनिष्ठ सत्य में वस्तुनिष्ठ सत्य भी है, ये कहना जो है ठीक है, लेकिन सबको मान्य नहीं है। नैतिक नियम या मानदंड के आधार पर मानव आचरण का औचित्य, मानव जो आचरण करता है, जो मानव का चरित्र होता है, उसका क्या औचित्य है। औचित्य जो है कि सही हो, राइटनेस हो, या अनौचित्य कि वो गलत है, रॉन्ग है, रॉन्गनेस है, ये निर्धारित होता है किसके द्वारा? मानव आचरण के द्वारा। यही मापदंड है। इन नैतिक नियमों के ज्ञान की चेतना सदैव नहीं पाई जाती। ये जो नियम है ये सदैव यानी हमेशा नहीं पाया जाता है और हर व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। इसके ज्ञान के लिए भी आवश्यक कुछ शर्त है, उसके लिए पहले से बहुत, ये चूँकि नैतिक ज्ञान अभ्यास से होता है तो ये इतने आसानी से सबको नहीं सुलभ हो पाता है। इसी के बारे में बात कहा जा रहा है कि इन नैतिक नियमों के ज्ञान की चेतना सदैव नहीं पाई जाती है। किसी मनुष्य को इन नियमों का स्पष्ट ज्ञान तो किसी अन्य मनुष्य को इनका अस्पष्ट ज्ञान रहता है, अस्पष्ट ज्ञान रहता है, भेग ज्ञान, भेग नॉलेज होता है, एक क्लियर नॉलेज। यही है
और एक होता है कि शायद ये होगा। ये दोनों में संशय वाली बात जो है वो सत्य नहीं होता है। तो मनुष्य मनुष्य पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति को सत्य ज्ञान का आभास हो जाता है, जानकारी होता है, किसी को नहीं हो पाता है। भेग नॉलेज होता है, भेग ज्ञान यानी अस्पष्ट ज्ञान। सामान्यतः मनुष्य के आचरण का, मनुष्य जो भी नैतिक आचरण करता है, कर्म करता है, आचरण का नैतिक निर्णय कर देने के बाद भी इस निर्णय के आधार स्वरूप, ये जो निर्णय हमने कर दिया कि सत्य हुआ या असत्य हुआ, या गलत या सही क्या हुआ, आधार स्वरूप नैतिक नियम को स्पष्ट चेतना या की स्पष्ट चेतना नहीं रहती है। लोग कह देते हैं कि ये काम आपने ठीक नहीं किया, ये काम आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन हो सकता है कि नैतिक नियमों की जानकारी उनको नहीं है। लेकिन आचरण के आधार पर निर्णय लोग दे देते हैं, समझ में आ जाता है, अंदर से अनुभूति हो जाती है कि ये फीलिंग जो है क्या कह रहा है, उचित या अनुचित। इसका स्पष्ट ज्ञान दिलाना ही नीति शास्त्र का मुख्य लक्ष्य है। नीति शास्त्र जो हम पढ़ते हैं, इसी ज्ञान को स्पष्ट करने के लिए, जो भेग ज्ञान है, अस्पष्ट ज्ञान है, ज्ञान तो है, मनुष्यों को कुछ न कुछ आभास हो जाता है, लेकिन उस अस्पष्टता को दूर करना, उसको स्पष्ट करना, क्लियर कर देना, हम साफ शीशे की तरफ पारदर्शी बना देना कि हम जो समझ रहे हैं वही आप समझें, सब यही समझे, वस्तुनिष्ठ ज्ञान की ओर अग्रसर कराना, ये नीति शास्त्र का उद्देश्य है। चाहे एथिक्स किसी भी समाज का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी काल में हो, उसका यही मकसद होता है, यही उद्देश्य होता है कि वो सबके सामने स्पष्ट ज्ञान जाहिर कर दे। नैतिक नियम की चेतना परिवर्तनशील कही जा सकती है। इसकी चेतना जो है समाज पर चूंकि परिवर्तनशील होता है, तो परिवर्तनशील चेतना भी होती है। काल, देश और परिस्थितियों के अनुसार नैतिक नियम भी बदलते रहते हैं। हम लोगों को स्पष्ट ये समझना चाहिए कि समय समय पर नियम बदलते रहता है। इन नियमों पर आश्रित जो उचित और अनुचित का कर्म है, उसके आधार पर वो भी विचार बदलते रहता है। कई कर्म ऐसे होते हैं जो अभी हो सकता है कि वो सही नहीं माना जाता हो, लेकिन भविष्य में वो सही माना जाने लगता है। ये भी आप समय के साथ परिवर्तनशील होते हुए देखेंगे। सब कुछ बदलते रहता है, क्षण क्षण बदलते रहता है। कोई कर्म जो एक स्थान और एक समय में उचित है, सत्य है, वही दूसरे स्थान पर और दूसरे समय में, दूसरे काल में अनुचित अथवा असत प्रमाणित हो जाता है। कई उदाहरण हमारे समाज में है, हम उसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे, चूँकि बहुत लंबा वीडियो नहीं करना है। आप बहुत ये समाज में घटनाएं देखते होंगे कि कई चीज़ ऐसा था, आप अपने दादाजी पिताजी से पूछ सकते हैं कि उनके समय में क्या ऐसा चीज़ था जो नहीं होता था आज होने लगा है, क्या ऐसा चीज़ था जो जिस तरह से होता था उसमें बहुत ही परिवर्तन हो गया है, क्या ऐसा चीज़ था जिसको आप बहुत बुरा कहते थे और आज उसको सही मान रहा है लोग, कोई आपत्ति नहीं किसी को। तो इन तरह की घटनाओं जो है का जो हम दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसका कारण क्या है कि नीतियाँ बदलती है। सरकार पर नीति निर्धारण होता है। एक सरकार आए, जो नीति बनाया उस समय तक वही नीति उचित होता है। जैसे ही सरकार बदला, नीति बदल गई, और नीति बदला तो फिर शुभ अशुभ की बात, उचित अनुचित का बात भी बदल गया। तो समय समय पर सब बदलता है। ये काल परिस्थिति पर, स्थान पर निर्भर करता है। प्रत्येक नियम के मूल में एक लक्ष्य छिपा रहता है। कोई भी नियम बनता है तो उसका कुछ न कुछ लक्ष्य होता है, कुछ पाने के लिए। लक्ष्यहीन नियम, अगर कोई लक्ष्य नहीं है, नियम बन गया, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो लक्ष्यहीन नियम होंगे, एमलेस लॉ होंगे। वस्तुतः वो नियम नहीं कहे जा सकते, वो उसको नियम नहीं कहा जा सकता है कि ये नियम है, जो उसका कोई उद्देश्य नहीं। क्यों नियम बनाएंगे? उस नियम पर हम क्यों चलेंगे? उसका पालन क्यों करेंगे? पालन करने के लिए कुछ न कुछ उद्देश्य चाहिए। वो उद्देश्य अगर उसके साथ समाहित है तो नियम उचित होगा। नैतिक नियम भी, अब नैतिक नियम जितने भी होते हैं वो उद्देश्य पूर्ण होते हैं, सोद्देश्य होते हैं, उनके साथ उद्देश्य जुड़ा होता है। परम शुभ, सबसे बड़ा शुभ, उसी को कहते हैं निःश्रेयस। निःश्रेयस का मतलब सबसे बड़ा शुभ।
उसी को हाईएस्ट गुड इंग्लिश में कहते हैं, की प्राप्ति ही नैतिक नियमों का लक्ष्य माना गया है। कि सबसे जो उच्च क्वालिटी का गुण होगा वो मेरे में हो, उसको हम पा सकें, उस पर हम चल सकें, वैसे कर्म हम कर सकें जिससे कि नैतिक गुणों का सर्वोच्च जो पराकाष्ठा है, जिसके ऊपर कोई न जा सके, वो हमको हासिल हो, वहाँ पर हम जा सकें। और सर्वोच्च नैतिक गुण जो है किसको माना गया है, वो हम ईश्वर को मानते हैं। तो उस ईश्वर तक पहुँचना हमारा लक्ष्य होता है, उस गॉड तक, उस अल्लाह तक पहुँचना हमारा फर्ज होता है। हम प्रयास करते हैं कि उस नैतिक गुण के हाईएस्ट लेवल को छू सकें, एवरेस्ट की चोटी पर हम चढ़ सकें। हर एक पर्वतारोही का ये उद्देश्य होता है। तो उसी तरह का नैतिक ज्ञान का पालन इसीलिए किया जाता है, नैतिक नियमों का जो बनाना होता है, इसी कारण से इसको बनाया जाता है। वही आचरण उचित है जो नैतिक नियमों के अनुकूल हो, अर्थात सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति में सहायक हो। वही नियम शुभ है। अनुचित आचरण अगर है वह है जो नैतिक नियमों के विरुद्ध हो। इसका उल्टा हो गया, नैतिक नियम जो कह रहा है उसके विरुद्ध अगर हम आचरण कर रहे हैं तो वो अनुचित आचरण हुआ, यानी जिससे शुभ की प्राप्ति नहीं हो सके, शुभ की प्राप्ति होने में सहायता जिससे नहीं मिले, वो अनुचित कार्य होगा। इससे उचित और अनुचित का अविच्छेद संबंध जो है शुभ और अशुभ कर्मों के साथ स्पष्ट दिख पड़ता है। हम शुभ और अशुभ कर्मों को देख करके, उनके आचरण को देख करके हम आसानी से ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये लक्ष्य पर पहुंचाने वाला है या ये कर्म लक्ष्य से भटकाने वाला है। हम सभी विद्यार्थियों को ये आगाह करते हैं कि आप भी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने के लिए जो उचित माध्यम हो वही प्रयोग करें। इससे निश्चित है कि आप उस लक्ष्य को पा सकेंगे, अन्यथा आप भटक जाएंगे और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।